एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में इंटीग्रेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे। इंटीग्रेटर की सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट वोल्टेज दिया है और यहाँ पे एक रजिस्टर है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पे ग्राउंड किया गया है और आउटपुट टर्मिनल से हमने फीडबैक लिया है जहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। हमने इससे पहले डिफरेंशिएटर सर्किट देखा था जहाँ पे सेम सर्किट डायग्राम है, बस रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर के जगह पे रेजिस्टर है। तो उसका ही अपोजिट डायग्राम इंटीग्रेटर में होता है। इंटीग्रेटर ये नॉन लीनियर एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इनपुट वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन की टर्म आती है आउटपुट में। और ये एक ही ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन है जहाँ पे फीडबैक में हमने कैपेसिटर को यूज किया है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ये वर्चुअल पोटेंशियल पे है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे इसे ग्राउंड किया गया है, तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन आती है। पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल को इक्वल होता है। पॉइंट बी है यहाँ पे 0 वोल्ट पे, इसीलिए वी ए बी होगा 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इस ए नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई सी प्लस आई बी माइनस। तो यहाँ पे हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी माइनस। और अब यहाँ पे ये जो आई बी माइनस है ये आता है 0, बिकॉज हम यहाँ पे सारे जो एप्लीकेशंस है वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के देख रहे हैं। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है और उसके वजह से यहाँ पे जो ये आई बी माइनस है वो 0 आता है। तो हम यहाँ पे आई बी माइनस को 0 लिखेंगे तो हमारा आउटपुट इक्वेशन आ जाएगा I इज इक्वल्स टू आई सी। अब हमें पता है Q इज इक्वल्स टू सी वी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिससे हम फिर से IC की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dQ बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। जो dQ बाई डी टी है उसे हम लिखते हैं IC, तो IC इज इक्वल्स टू आ गया सी डी वी बाई डी टी। IC की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला था I है इस ब्रांच का करंट, तो यहाँ पे हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब ओहम्स लॉ क्या होता है, V बाय R। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हम VI माइनस VA लिखेंगे और डिनोमिनेटर में R आएगा, तो VI माइनस VA अपॉन R इज इक्वल्स टू C dV बाई dt लिखना है। अब ये जो V है वो यहाँ का वोल्टेज है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज लिखेंगे VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई dt। अब यहाँ पे VA की वैल्यू है 0 जो अभी हमने निकाली थी, तो यहाँ पे VA को हम 0 पुट करेंगे दोनों ही जगह पे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा VI अपॉन R इज इक्वल्स टू C D माइनस V आउटपुट अपॉन dt। अब इस पूरे इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, इस dV आउटपुट बाय dt को एक साइड लाएंगे तो ये इक्वेशन आएगा माइनस 1 बाय आर सी वी इनपुट। अब यहाँ पे हमें इस डिफरेंशिएशन को भी कट करना है, यानी कि इसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, जो है V आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आर सी
इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। तो ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर का आउटपुट इक्वेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम और मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, इसका मतलब हम R और C की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जिससे इस RC की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि ये पूरे टर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो R की वैल्यू अगर हम 1 मेगा ओहम पुट करेंगे और C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड रखेंगे तो हमें V आउटपुट मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। अब यहाँ पे ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी इनपुट है और जो आउटपुट है उन दोनों में फेज शिफ्ट होगा, यानी कि जो भी हमने इनपुट दिया है उससे उल्टा हमें आउटपुट मिलना है। अब हम अगर इस सर्किट को इनपुट में साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देते हैं तो ये इक्वेशन किस तरह से आएगा वो अब हम देखेंगे। जब भी हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देते हैं यानी कि हमारा V इनपुट हो जाता है V साइन ओमेगा टी। अब ये जो V साइन ओमेगा टी है उसे हम इस V इनपुट यानी कि यहाँ पे हम पुट करेंगे तो V आउटपुट आ जाएगा -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे ये जो V है ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस V/RC इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। अब इस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/ओमेगा प्लस C। अब इस सारे टर्म्स को हम एक साथ जोड़ लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे प्लस साइन V कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आर सी प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे ये जो V आउटपुट है वो इस ओमेगा को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf। तो ये जो V आउटपुट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है फ्रीक्वेंसी को। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ये उल्टा यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पे अगर V आउटपुट हमें ज़्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा, या फिर अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो हमें आउटपुट कम मिलेगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। अब ये हमारा ग्राफ है जहाँ पे हमने V इनपुट में एक लीनियर कांस्टेंट DC वोल्टेज दिया है और हमें आउटपुट में लीनियरली इंक्रीज्ड आउटपुट मिल रहा है। अब ये इस तरह से क्यों मिलता है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का सर्किट है, यानी कि यहाँ पे आउटपुट जो है वो ऐड होते जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट देखो, कांस्टेंट DC वोल्टेज है। अब फर्स्ट सेकंड में ये इतना इनपुट है तो इस टाइम पे हमें आउटपुट कुछ यहाँ तक मिलेगा। तो ये जो आउटपुट रहेगा कुछ यहाँ तक मिलेगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में जो नेक्स्ट सेकेंड है वहाँ पे इनपुट सेम है बट आउटपुट क्या होता है इसमें ही ऐड हो जाता है, यानी कि लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें भी जब भी इनपुट सेम ही है बट आउटपुट फिर से इस आउटपुट में ऐड हो जाता है तो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से ये लाइन बढ़ती बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे निगेटिव साइन है इसीलिए हमें ये निगेटिव पार्ट में मिलता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वेव फॉर्म हम देखेंगे जहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर वेव यहाँ पे हमने दी है। अब इनपुट में तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वेव है, आउटपुट में हमें रैंप आउटपुट मिलता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट इनपुट दिया है तो आउटपुट में हमें कांस्टेंट लीनियरली इंक्रीज्ड आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो है। इस तरह से जब भी चेंज होता है इनपुट में तभी हमें आउटपुट मिलता है और वो भी लीनियरली इंक्रीज्ड आउटपुट मिलता है, यानी कि हमें रैंप आउटपुट मिल रहा है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन है इफ इनपुट ऑफसेट एरर वोल्टेज एग्जिस्ट देन दिस वोल्टेज also gets added in the process of integration and gives rise to an error। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो आउटपुट है उसमें ही आगे का आउटपुट ऐड होते चला जाता है, फिर लाइन इंक्रीज होते चली जाती है।
तो इसी तरह से यहाँ पे दिया है, अगर कोई ऑफसेट एरर वोल्टेज होता है तो वो भी हमारे आउटपुट के वोल्टेज में ऐड हो जाता है, या फिर जो भी पूरी प्रोसेस है उसमें ऐड हो जाता है और उससे सिस्टम में एरर आता है। Some portion of the input bias current also flows through the capacitor and charges it continuously. Hence, the output voltage goes on increasing with time. तो यही बात दी है। यहाँ पे हमने फीडबैक पे कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इनपुट बायस करंट का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो कैपेसिटर में से भी फ्लो होता है, इसीलिए कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज होते रहता है और आउटपुट हमें कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मिलता है। इफ द इंटीग्रेशन टाइम इज लार्ज इनफ, charge the capacitor leaks through the dielectric and voltage across the capacitor will not be held constant during this interval. तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होता है तो कैपेसिटर पे जो भी चार्ज है वो लीक होने लगता है डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, जो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक होता है उसके थ्रू, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसकी वजह से वो कांस्टेंट नहीं रहता इस पूरे टाइम इंटरवल में। द आउटपुट डिक्रीजेस एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये भी हमने देखा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आउटपुट कम होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे ही ज़्यादा लेते हैं हम, आउटपुट कम होता है। यूजेस: बाय चूजिंग 1/RC लार्जर देन यूनिटी, इंटीग्रेशन विथ एम्प्लीफिकेशन इज पॉसिबल। तो ये है हमारा आउटपुट का इक्वेशन, V आउटपुट इज इक्वल्स टू -1/RC इंटीग्रेशन VI dt। तो यहाँ पे बोला है कि इस 1/RC को अगर हम यूनिटी से ज़्यादा लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अब जो हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर का इक्वेशन है वो है V आउटपुट इज इक्वल्स टू A वोल्टेज गेन इनटू V इनपुट। तो यहाँ पे ये जो A होता है इसकी वैल्यू आ गई 1/RC, तो इसकी वैल्यू अगर यूनिटी से हम ज़्यादा लेते हैं तो ये है हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होता है, यानी कि एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिलता है। फॉर कॉन्स्टेंट DC voltage input, a linearly rising ramp signal is obtained at output. This is useful circuit like A to D converters. तो यहाँ पे जब भी हम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देते हैं तो हमें रैंप सिग्नल मिलता है आउटपुट में, तो इसकी वजह से ये एक यूजफुल फैक्टर है जिससे हम ए टू डी कन्वर्टर्स जैसे सर्किट्स में यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर कैन बी यूज्ड एज लो पास फिल्टर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है उतना हमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हम इसे लो पास फिल्टर जैसा यूज कर सकते हैं। एडिंग इंटीग्रेटर सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर वेरियस इनपुट सिग्नल। तो इस इंटीग्रेटर सर्किट में अगर हम और इंटीग्रेटर्स ऐड करते हैं तो हम डिफरेंट सिग्नल्स के लिए इसे यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो इंटीग्रेटर सर्किट है वो हम वेरियस इनपुट सिग्नल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके इंटीग्रेटर सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।